घर पर रहे, सुरक्षित रहे, लॉकडाउन का पालन करें। कोरोना से लड़ाई में आपके साथ है सोहम। नमस्कार, सोहम चैनल के कोरोना से डरो ना कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का मैं दीपक अंताणी हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हर रोज इस कार्यक्रम में कोरोना को लेकर जो हम सब अपने अपने घरों में अपने अपने व्यवसाय के साथ जंग लड़ रहे हैं, उसके विषय में अलग अलग क्षेत्र के लोगों से बात करते हैं। आज हमारे साथ दो बड़ी हस्तियां इस कार्यक्रम में उपस्थित है। एक है श्री अमित साटम जी, जो कि बीजेपी के मुंबई अंधेरे से एमएलए हैं, और दूसरे हैं अमित साटम जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। और दूसरे हैं श्री संजय निरुपम जी, जो कि कांग्रेस के एमपी हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वो अभी व्यस्त हैं, कोई टेक्निकल इश्यू है, वो कभी भी इस कार्यक्रम में ज्वाइन होंगे तो उसके साथ भी बातचीत जारी करेंगे। वो कोशिश कर रहे हैं ज्वाइन होने की। और साथ ही में हमारे साथ है श्री जस्मिन शाह, जो कि ट्रांसमीडिया सॉफ्टवेयर लिमिटेड के एमडी हैं और सोहम चैनल के ऑनर है। जस्मिन भाई, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। अमित साटम जी, वैसे तो ऐसा कहते हैं कि जब भी कोई राजकीय नेता होता है तो वो जब वोट मांगना होता है तभी जनता के सामने आते हैं, बाद में 5 साल दिखते नहीं है। पर ये अभी कुछ ऐसी महामारी, ऐसी सिचुएशन हुई है कि सभी समाज सेवक, सभी राजनीतिज्ञों को अपने जनता के पास जाना पड़ा है। आपने कहाँ दौरा लिया, कैसे अनुभव हुआ, क्या स्थिति है, क्या लोगों को बेड, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट सब मिल रहा है? आपका फील्ड रिपोर्ट क्या कहता है? आपने क्या फील्ड पर किया है सर अमित जी? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपकी एक स्टेटमेंट को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि राजनीतिक नेता खाली वोट मांगने जाते हैं और बाद में 5 साल दिखते नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही जेनेरिक स्टेटमेंट है। लोगों को ऐसा है, यस, जेनेरिक स्टेटमेंट है। और पिछले 6 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की राजनीति में एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाया है। लोग अभी जिस प्रकार से राजनीति और राजनीतिक नेता की तरफ देखते हैं, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। मोदी जी ने इस देश की राजनीतिक सिस्टम में बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाई है। और बहुत से ऐसे राजनीतिक नेता है, पहले भी थे, जो लोगों के बीच में जाकर लोगों का काम करते थे और करते हैं। और इसीलिए एक ही लीडर को लोग 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार फिर से बार चुन के देते हैं। दूसरी, ये कोरोना के महामारी के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा, तो पिछले 2 महीनों में जब से जनता कर्फ्यू 22 मार्च को हुआ और 24 मार्च से लॉकडाउन हुआ, तो हमने हमारे क्षेत्र में, अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में, विविध भागों में, विविध स्तरों पर अलग अलग प्रकार के काम करने की एक कोशिश हमने की है। हमने पहले सैनिटाइजेशन से शुरुआत की। जब भी इस महामारी की शुरुआत हुई तो हर सोसाइटी और हर स्लम एरिया में जाकर करीब 90% से ज्यादा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को हमने सैनिटाइज किया। 8 से भी ज्यादा टीम्स बनाई और कॉर्पोरेशन के ऊपर डिपेंड ना होते हुए हमारी टीम्स ने मोर देन 90% ऑफ एरिया को सैनिटाइज किया। उसके बाद में हमारे ध्यान में यह आया कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग अपने घर में हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें इनकम भी नहीं है और बहुत गरीब लोग हैं जिनके में राशन की तकलीफ हो सकती है। तो हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे लोगों को अपील किया कि हम हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के 10,000 गरीब परिवारों तक राशन के किट पहुंचाना चाहते हैं, तो आप मदद दे। एक व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर हमने 40 लाख से भी ज्यादा रुपए हमारे अंधेरी पश्चिम की जनता में ही खड़े किए। और जो बिल्डिंग के लोग थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हमारे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के राशन के लिए। और उससे हमने पिछले 2 महीनों में करीबन 16,000 परिवार, हमारा टारगेट था 10,000 परिवारों तक पहुंचना, लेकिन उन्होंने इतनी ज्यादा मदद की कि 16,000 से ज्यादा परिवारों तक हमने हमारे राशन के किट विविध जगहों पर
फिर वो जुहू कोलीवाड़, इंदिरा नगर, शिवाजी नगर, नेहरू नगर, जुहू गली, गिलबर्ट हिल, आंबोली एरिया, टेप विलेज, ऐसे विविध जगहों पर 16,000 से ज्यादा परिवारों तक ये राशन के किट हमने पहुंचाए। के बाद में जो पैसे जमा हुए का पूरा हिसाब विथ बैंक स्टेटमेंट हम हमारी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया कि कितना पैसा जमा हुआ, कितने किट खरीदे, कहां खरीदे, एक किट हमें कितने रुपए में पड़ा, ये एक्टिविटी शुरू करने के पहले बैंक का बैलेंस क्या था और अभी एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद में बैंक का बैलेंस क्या है, ये पूरा जोखा हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर डाला। के बाद में पिछले 15 दिनों से जब भी आयुष मिनिस्ट्री ने होम्योपैथी की जो टैबलेट है आर्सेनिक एल्बम 30 इम्यूनिटी बूस्टिंग टैबलेट है, जिससे हमारी प्रतिकार शक्ति को हम मजबूत कर सकते हैं, प्रसार हमने पिछले 15-20 दिनों से करना शुरू किया। बड़े अभिमान के साथ मैं आपको कहता हूं कि पूरा जो केवेस्ट का परिसर है, पूरे केवेस्ट के परिसर में हमने करीबन 75,000 से ज्यादा घरों तक ये होम्योपैथी की इम्यूनिटी बूस्टर टैबलेट हमने पिछले 15 से 20 दिनों में पहुंचाई है। क्या हमने उन लोगों को दिया जो बीएमसी के क्वारंटाइन सेंटर में सस्पेक्टेड कोविड करके क्वारंटाइन थे, हमने हॉटस्पॉट्स में दिए, हमने उन एरियाज में दिए जहां पर केसेस है यानी कंटेनमेंट जोन्स में दिए, और उसके बाद में हर घर तक पहुंचने का काम या कोशिश हम कर रहे हैं। 70,000 से ज्यादा घरों तक हम पिछले 20 दिनों में पहुंच चुके हैं। आने वाले समय में एटलीस्ट 80% घरों तक पहुंचने की हमारी कोशिश है। तो इस प्रकार से पहले सैनिटाइजेशन, उसके बाद में राशन के किट, उसके बाद में इम्यूनिटी बूस्टिंग टैबलेट्स के माध्यम से हमने सेवा का काम किया है। और इसमें और एक बात मैं आपको जोड़ना चाहता हूं कि मास स्क्रीनिंग बहुत बड़े पैमाने पे हमने पिछले 15 दिनों में किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की निरामय सेवा फाउंडेशन एक संस्था है और CHI क्रेडाई ने एक टीम दी है। इन दोनों के माध्यम से करीबन हमने पिछले 20 दिनों में 40,000 लोगों का स्क्रीनिंग स्पॉट्स में हमने किया है। जो हॉटस्पॉट्स है जहां पर नेहरू नगर है, इंदिरा नगर है, शिवाजी नगर है, समता नगर, जुनैद नगर है, इन हॉटस्पॉट्स में हमने ये डॉक्टर्स की टीम भेजकर जहां केसेस है वहां से ज्यादा लोगों को स्क्रीनिंग करके उसमें से जो हाई रिस्क सस्पेक्ट है उन लोगों को क्वारंटाइन करना, ताकि उस बीमारी को उस एरिया में फैलने से रोकना, ये कोशिश हमने की है। और बहुत बड़े पैमाने पर हमने मास स्क्रीनिंग भी अंडरटेक किया है और ये मास स्क्रीनिंग अभी भी कॉर्पोरेशन के साथ में शुरू है। और ये सारी एक्टिविटीज को हमने फील्ड पर जाकर मॉनिटर किया है, फील्ड पर जाकर सुपरवाइज किया है। आपने हमारे फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सएप के ऊपर देखा भी होगा। हाँ जी, हॉटस्पॉट्स के अंदर मास स्क्रीनिंग का कैंप शुरू होते समय मैं खुद वहां पर जाकर उसे सुपरवाइजर मॉनिटर किया हूं। आपका ट्वीट है पेपर कटिंग के साथ में, और इस प्रकार से पूरे फील्ड के ऊपर, ग्राउंड जीरो के ऊपर खड़े रहकर, क्योंकि जनता जब अपने प्रतिनिधि को जमीन के ऊपर खड़ा होते हुए देखती है तो जनता में भी एक पॉजिटिविटी और एक आश्वस्त एक फीलिंग आता है। और इसीलिए और हमने रेगुलर अपडेट्स भी लोगों को दिए हैं कि हर वीक का एक्शन प्लान बनता है कि इस वीक का हमारा एक्शन प्लान क्या है। हम हमारी क्वारंटाइन कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे, हम हमारे हॉस्पिटल के बेड को इंक्रीज करेंगे, हम मास स्क्रीनिंग करेंगे, हम आर्सेनिक एल्बम एग्रेसिवली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसे वीकली और डेली अपडेट भी हमारे लोगों तक पहुंचते हैं, जिससे लोगों को यह पता चलता है कि हमारे परिसर में क्या हो रहा है। इस विविध कामों से इस कोविड की या कोरोना की महामारी से लड़ने का काम हमने पिछले 2 महीनों से ज्यादा समय में किया है। वेरी गुड, आप बहुत अच्छा काम किया है। आप बहुत बड़ी टीम के साथ काम कर रहे होंगे। हाँ जी जैस्मिन भाई। अमित जी, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैक्सिमम हॉस्पिटल्स है, वो हॉस्पिटल का आज क्या हाल है, वहां पे परिस्थिति क्या है? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कुपर हॉस्पिटल है, फिर ब्रह्म कुमारी हॉस्पिटल को हमने कोविड के लिए मेरी रिक्वेस्ट के बाद में कॉर्पोरेशन ने अभी लिया हुआ है। अंबानी और नानावटी हॉस्पिटल में भी कोविड की ट्रीटमेंट हो रही है और कुछ पेशेंट्स को हम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ट्रॉमा केयर सेंटर जोगेश्वरी और 7 हिल्स में भी दाखिल कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि पेशेंट को एडमिट करने का, जैसे मैंने जो 4 काम या 5 काम जो अभी बताए, उसमें एक काम हम रोज कर रहे हैं। सुबह उठने से लेकर रात को 2 बजे तक पेशेंट को एडमिशन नहीं मिलता है हॉस्पिटल में,
का कोऑर्डिनेशन बीएमसी के साथ में करना और उस Correct. पेशेंट को हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल करके देना, ये और एक काम भी हम आवरली नहीं, हाँ हर मिनट में ये हमारा काम हो रहा है। सही महीने में हॉस्पिटल मैनेजमेंट की जो सिस्टम है ये मुंबई में कोई ठीक नहीं है। करेक्ट। कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर लोगों को पता चले कि कहां पर हॉस्पिटल के बेड्स अवेलेबल है। यस, आपने ट्वीट किया है कि वेबसाइट पर ये अपलोड होना चाहिए। कमिश्नर को रिक्वेस्ट की है कि एक कॉमन डैशबोर्ड, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने विनती की थी कि एक डैशबोर्ड होना चाहिए, करेक्ट। डैशबोर्ड आज भी अवेलेबल नहीं है। मैंने बीएमसी को कहा है कि आपके वेबसाइट के ऊपर आपको पब्लिश करना चाहिए कि हर हॉस्पिटल में कितनी ऑक्यूपेंसी और वैकेंसी है, कितने आईसीयू के बेड्स और कितने वेंटिलेटर अवेलेबल है। फॉर्चुनेटली अभी तक बीएमसी ने ये जानकारी पब्लिक नहीं की है, इसीलिए अभी भी हम लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल होने के लिए कठिनाइयां अभी भी फेस कर रहे हैं। साटम जी, आज 30 तारीख है, शायद 1 तारीख से लॉकडाउन खुलेगा या कुछ नियम हल्के होंगे या फिर लॉकडाउन 5 डिक्लेयर होगा। क्या होना चाहिए, क्या परिस्थिति आपको क्या लगता है, लॉकडाउन एक्सटेंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस प्रश्न का जवाब देने का करेक्ट अथॉरिटी नहीं हूं। लॉकडाउन एक्सटेंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बहुत सारे फैक्टर्स और बहुत सारे पैरामीटर को स्टडी करने के बाद में इसका निर्णय लिया जाता है। केंद्र में प्रधानमंत्री जी की टास्क फोर्स है, राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी की टास्क फोर्स है, आईसीएमआर के क्या गाइडलाइंस आते हैं, केसेस की सिचुएशन क्या है, कम्युनिटी स्प्रेड कितने हद तक स्प्रेड हो चुका है, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए शासन इसका जो उचित निर्णय है वो निर्णय लेगा। हो सकता है कुछ चीजों में छूट दी जाएगी, हो सकता है कुछ चीजों में लॉकडाउन कंटिन्यू होगा। मुझे लगता है कि आने वाले 2 दिनों में राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार इसका उचित निर्णय करेगी। करेक्ट जी। मेरा एक सवाल है अमित जी, हाँ जी, क्या आपको लगता है कि जितने केस महाराष्ट्र में हुए, मैक्सिमम केस महाराष्ट्र में हुए हैं, तो यहाँ की सरकार ने पूरी तरह ध्यान नहीं दे पा रही है, ऐसा आपको लग रहा है? मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार पिछले 2 से 2.5 महीने के कोरोना की महामारी के जूझने की लड़ाई में पूरी तरह से हार चुकी है। महाराष्ट्र की मशीनरी कंप्लीटली कोलैप्स हो चुकी है। महाराष्ट्र की सरकार अयशस्वी हो चुकी है क्योंकि उसने अकार्य क्षमता पिछले 2.5 महीनों में दिखाई है, और क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार ने अकार्य क्षमता दिखाई है तो हमें जो आज जो कठिनाइयां मुंबई में या महाराष्ट्र में दिख रही है, शुरुआत से आप अगर देखो तो लॉकडाउन अनाउंस होने के बाद लॉकडाउन का इन्फोर्समेंट जो है वो महाराष्ट्र में ठीक तरह से नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़े बिल्डर को किस प्रकार से होम सेक्रेटरी ने ही परमिशन देकर उन्हें दूसरे जिले में ट्रांसफर किया था। तो लॉकडाउन का इन्फोर्समेंट वीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसे कहते हैं, राशन की सिस्टम कंप्लीटली फेल हो चुकी है। लोगों को राशन मिलने में बहुत बड़ी कठिनाइयां ये फेस करनी पड़ी है, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीटली कोलैप्स हो गई है, जिस वजह से हम ये अनुभव करते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलते हैं। हॉस्पिटल के अंदर भी पेशेंट के बाजू में डेड बॉडीज पड़ी हुई है, पेशेंट और डेड बॉडीज का सेग्रीगेशन नहीं हो पाया है, और इस प्रकार से कंप्लीटली फेल्ड मैकेनिज्म ये हमने पिछले 2 महीनों में महाराष्ट्र में देखा है। सर, ये अभी समय एक युद्ध जैसी कटोकटी का समय है। इसमें कहीं कोई बीजेपी विरोध पक्ष में है और कांग्रेस रूलिंग में है, तो सेंटर में बीजेपी रूलिंग में है, कांग्रेस विरोध पक्ष में है। ये जो राजकीय वातावरण है, इसमें ये महामारी की कटोकटी में कोई राजकीय लाभ या फायदे उठाए जा रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई राजकीय लाभ उठाते हैं, क्योंकि हमारी ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो विरोधी पक्ष होता है उस विरोधी पक्ष की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि सत्ता पक्ष अगर अपने काम करने में कहीं चूक रहा है, कहीं कुछ कमियां हो रही है, कहीं कुछ कठिनाइयां हो रही है, तो विरोधी पक्ष का काम ही यह है कि उसे पॉइंट आउट करना चाहिए, उसे सजेस्ट करना चाहिए, उसे अपने ओपिनियंस देने चाहिए, और समय आने पर ऑब्जेक्शन भी उठाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि एक हेल्दी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक सिंबल है,
और क्योंकि सत्ताधारी पक्ष के ऊपर विरोधी पक्ष का अंकुश भी होना चाहिए, इसीलिए इसमें कोई राजनीति करने की कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि और अच्छी तरह से सरकार फंक्शन करने में और अच्छी तरह से यशस्वी होने में विरोधी पक्ष सारी बातों को उठाकर सत्ता पक्ष की मदद ही करता है। करेक्ट, सही बात है। ये समझ, हाँ जी जैस्मिन जी। अमित जी, आपने पर्टिकुलर आपके एरिया के अंदर जो हॉस्पिटल बताई, नानावटी हॉस्पिटल और अंबानी हॉस्पिटल में बेड रखे गए हैं, लेकिन पर्टिकुलर नानावटी हॉस्पिटल का एक बिल वायरल हो रहा है व्हाट्सएप के ऊपर, जहां उन्होंने एक पेशेंट से 16 लाख तक मतलब पेमेंट करवाया है। कई पेशेंटों को सिर्फ 2 दिन के लिए 4-4 लाख का बिल दिया है। ये आपने देखा, वायरल हुआ है, तो आपने क्या उसके ट्रस्टियों से कुछ बात की है उनके? इस प्रकार की अनेक तकरार या कंप्लेंट्स मुझ तक उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के बारे में आ चुकी है। 16 लाख के बिल की भी तकरार आई है। एक पेशेंट को 33 आवर्स तक एडमिट नहीं किया गया, इस प्रकार की भी तकरार आई है। एक पेशेंट सुबह 5 बजे हॉस्पिटल पहुंचा और शाम को 5 बजे तक उसे एडमिशन नहीं दिया गया, इस प्रकार की भी तकरार आई है। और इस प्रकार की अनगिनत तकरारें या कंप्लेंट्स ये मुझ तक उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के बारे में आ चुकी है। मैंने शासन को और जो हेल्थ मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर के पास ये सारी चीजें फॉरवर्ड करके इसके ऊपर पहली पूरी इंक्वायरी की जाए और इंक्वायरी के उपरांत अगर इसमें वो दोषी पाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, इस प्रकार की मांग शासन के सामने रखी हुई है। अभी कहते हैं कि ये सब मजदूर सब अपने अपने वतन चले गए, काफी संख्या में चले गए, और अभी लॉकडाउन खुलेगा तो सब फैक्ट्रियां शुरू होगी, सब कामकाज शुरू होगा, उसमें भी दिक्कत होगी, और साथ ही में बरसात भी आएगी तो सरकार को भी ये नाले वगैरह सफाई करने के लिए मजदूरों की कमी रहेगी और दिक्कत होगी। ये मजदूरों के परिवहन से क्या असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है? नहीं, बहुत सारे मजदूरों का महाराष्ट्र और मुंबई से अपने वापिस जाने की वजह से डेफिनेटली मुंबई और महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो, रियल एस्टेट के काम हो, इंडस्ट्री के काम हो, इन सारे कामों के ऊपर असर पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये महाराष्ट्र सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जल्द ही यहाँ पर कोविड से छुटकारा पाकर एक आश्वस्त का माहौल इस महाराष्ट्र और मुंबई में तैयार करे, जिस वजह से जो मजदूर अपने घर अपने गांव जा चुके हैं वो फिर से एक बार मुंबई और महाराष्ट्र में रिटर्न आए और यहाँ की इकोनॉमी का जो चक्र है उस चक्र को तेजी से घुमाने में मदद करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि द बॉल लाइज इन द कोर्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कि वो किस प्रकार से यहाँ पर एक अच्छा पॉजिटिविटी का एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से अपने घर लौटा हुआ मजदूर फिर से एक बार मुंबई और महाराष्ट्र में लौट के आकर यहाँ की इकोनॉमी का चक्र घुमाने में मदद करता है। पर ये जो बरसात में नाले सफाई का कामकाज है उस पर कुछ असर पड़ेगा? नाले सफाई का कामकाज बरसात के दौरान नहीं होता है, वो उसके पहले होता है। बरसात के पहले कॉरपोरेशन का नाले सफाई का काम शुरू हुआ है, लेकिन वो जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से नहीं हुआ है। और इसका प्रमुखता कारण ये है कि कॉरपोरेशन की पूरी यंत्रणा, ये मशीनरी, ये कोविड से लड़ने में इतनी मग्न थी या इतनी बिजी थी कि दूसरे किसी भी काम के ऊपर ध्यान देने में उन्हें समय नहीं मिला है। और अगर नाले सफाई का काम अगर ठीक तरीके से नहीं होता है तो उसका जो पूरा ब्लेम है वो ब्लेम इसके पूर्व के म्युनिसिपल कमिश्नर, जिस म्युनिसिपल कमिश्नर को राज्य सरकार ने हकाला, ये प्रवीण परदेशी जी के ऊपर उसका ब्लेम जाता है। प्रवीण परदेशी जी ने ये पूरा खाता 3 महीनों से अपने खुद के पास रखा था। नॉर्मली एक एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर के पास ये खाता होता है, लेकिन ये खाता एसडब्ल्यूडी का किसी भी एडिशनल कमिश्नर के पास ना देते हुए खुद के पास रखा। वो खुद कोविड से लड़ने में इतने बिजी हो गए कि इस खाते के ऊपर ध्यान नहीं दे सके, और इसीलिए मई में पूरे प्रशासन को और नए कमिश्नर सडनली जाग गए कि नाले सफाई का काम नहीं हो पाया है, और अभी वो वॉर फुटिंग पर नाले सफाई का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें अगर कोई कमतरता रहती है तो उसका पूरा ब्लेम ये पूर्व म्युनिसिपल कमिश्नर प्रवीण परदेशी का होगा।
करेक्ट। अभी इस मोदी जी ने एक आर्थिक पैकेज डिक्लेयर किया है और आत्मनिर्भर बनने की बात की है, क्योंकि ये लॉकडाउन से जो भी काम धंधे बंद हुए हैं या हर एक क्षेत्र में छोटा बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, कोई सर्विस क्लास हो या फिर कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो, हर क्षेत्र में छोटा बड़ा नुकसान हुआ है। इसके लिए एक आर्थिक पैकेज डिक्लेयर हुआ है और आत्मनिर्भर रहने की बात हुई है। लेकिन उसमें लोगों को काफी कंफ्यूजन है कि हमको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, या फिर मिलेगा भी या नहीं, या उसका प्रोसीजर क्या होगा। इस विषय में आप क्या स्पष्टता करना चाहेंगे सर अमित जी? मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज जो इस देश में घोषित किया, वो इस देश की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला पैकेज होगा। और इस पैकेज के जो पूरे डिटेल्स है, वो लगातार 4 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इसके एक एक माइन्यूट डिटेल्स इस देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने इस देश के सामने ये माइन्यूट डिटेल्स रखे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज इस देश में लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा क्रंच ये लिक्विडिटी का क्रंच था, और इस लिक्विडिटी के क्रंच के ऊपर मात करने के लिए ये जो पैकेज है, ये बहुत बड़े पैमाने पर इस देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में काम करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कोविड से बाहर निकलने के बाद हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। और एक लीडर होता है, उस लीडर का काम ही ये होता है कि हर एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना। और वही नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि इस एडवर्सिटी के दौरान आत्मनिर्भर भारत का पैकेज निकालकर इस एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना। और आपने देखा होगा कि 3 जो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य है, उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक, इन 3 राज्यों ने बहुत बड़े पैमाने पर लैंड और लेबर रिफॉर्म्स लाए हैं। और सर संजय निरुपम जी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। संजय जी, हमारी आवाज सुनाई देती है सर? जी बिल्कुल, आवाज सुनाई पड़ती है। आपका स्वागत है सर। हाँ जी अमित जी, प्लीज कंटिन्यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने वाला ये पैकेज है। और मैं जैसा मैं कह रहा था कि 3 राज्य सरकारों ने किस प्रकार से लैंड और लेबर के रिफॉर्म लाए हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे वर्ल्ड के सिनारियों में, जहां पर पूरा वर्ल्ड जो है वो चाइना से नाराज है, बहुत बड़े पैमाने पर जो इंडस्ट्री है वो चाइना से बाहर निकल सकती है। तो चाइना से अगर वो इंडस्ट्री बाहर निकल सकती है तो वो कहां जाएगी? तो क्योंकि इंडिया इज अ बिग मार्केट, इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर लेबर फोर्स भी अवेलेबल है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और इसकी वजह से इंडिया को, हिंदुस्तान को इस अपॉर्चुनिटी को सीज करने के लिए जो इक्विप्ड होना चाहिए या तैयार होना चाहिए, वो भारत को तैयार करने का काम या आत्मनिर्भर भारत का पैकेज करेगा, ऐसा मैं मानता हूं। संजय जी, बात हो रही थी आत्मनिर्भर भारत और जो आर्थिक पैकेज डिक्लेयर हुआ है उसके बारे में। अमित जी ने अपना व्यू दिया, आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि काफी सारा कंफ्यूजन है, लोगों को ऐसा है कि हमें क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। आपका क्या विचार है? चलो संजय जी आप सुनिए। मतलब आप जो ये पैकेज प्रधानमंत्री जी ने जो पैकेज अनाउंस किया उस बारे में आपका सवाल है? हाँ जी सर। देखिए, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, 20 लाख करोड़ का पैकेज मतलब एक बहुत बड़ा पैकेज हुआ। लेकिन जब इसका पूरा विश्लेषण निकल के आया तो ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा जो आरबीआई ने जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने के लिए इकोनॉमी में जो एक प्लान बनाया है वो बड़ा हिस्सा है। और अगर वो बड़ा हिस्सा तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है। मैं जानता हूं कि बैंकिंग सेक्टर इस समय बहुत तकलीफ में है। जो छोटे बड़े उद्योग धंधे वाले लोग हैं उनका धंधा चौपट हुआ पड़ा है और उनके ऊपर बैंक का जो कर्ज लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो उनको एक स्टिमुलस पैकेज चाहिए था। तो स्टिमुलस पैकेज इस तरह के क्राइसिस में हम दिया करते हैं, ये कोई पहली बार नहीं, हमेशा होता है। लेकिन 20 लाख करोड़ का अगर बड़ा हिस्सा देखेंगे तो वो स्टिमुलस पैकेज है जो आरबीआई के जरिए एक इंस्ट्रक्शन के जरिए बैंक जो उद्योग धंधे चलाने वाले लोग उनको दे देंगे। बड़ा मुद्दा ये नहीं था, बड़ा मुद्दा ये था कि साहब एक ऐसा पैकेज अनाउंस करिए जिसमें डायरेक्ट कैश उन गरीबों को मिले, उन कमजोरों को मिले जिनके हाथ से रोटी छीन ली गई, जो बेरोजगार हो गए, जिनके पास कमाने का अभी कोई साधन नहीं।
पिछले 2 महीने से छोटे बड़े कारखाने बंद हैं। मालिक तो अपना काम चला लेंगे, लेकिन मालिकों पर निर्भर रहने वाले जो मजदूर थे, उन मजदूरों के सामने कोई रास्ता नहीं। हमने कहा था कि किसानों के जेब में कुछ पैसा जाए, कैश जाए, इसका इंतजाम करिए। तो इस पूरे 20 लाख करोड़ के पैकेज में इन 2 विषयों के ऊपर थोड़ा भी जोर नहीं है। जैसे हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी ने जो अलग अलग जो अर्थशास्त्रियों लोगों से बात की, उन्होंने एक बात कही कि साहब ये सबसे अच्छा तरीका है कि अभी आप कैश ट्रांजैक्शन करिए, जो एक डायरेक्ट लोगों के जेब में पैसे जाए, उनके अकाउंट के जरिए कुछ ऐसा इंतजाम करिए। और उसके लिए एक आंकड़ा भी बताया कि लगभग 7,500 करोड़ या 7,500 रुपए पर हेड, या फिर ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए पर हेड आप देने की कोशिश करिए। ये सुनने में लगता है कि भाई हम कैश क्यों दें, लेकिन आप भूल रहे हैं, जब आपकी इकोनॉमी पूरी तरह से डेड हो जाती है तो उसको लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी मतलब क्या हुआ, बिल्कुल वैसे ही एक आदमी जब उसकी सांस टूट रही होती है तब उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए होता है। लिक्विडिटी एक प्रकार के ऑक्सीजन। तो जैसे ही आप लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, सबके जेब में 10,000 रुपए डालते हैं, करोड़ों लोगों के जेब में, तो वो पैसा नेचुरली मार्केट में आएगा। अगर मेरे पास मैं मान ली एक मजदूर हूं और मेरे पास अगर प्रधानमंत्री के तरफ से 10,000 रुपए आते हैं, तो मैं घर में नहीं रखूंगा, मैं उसको बैंक में जमा नहीं करूंगा, मैं उससे खाने की चीजें खरीदूंगा, मैं पहनने की चीजें खरीदूंगा। तो वो जैसे मैं खरीदने जाता हूँ, वो पैसा मार्केट में इन्फ्यूज हो जाता है। तो जैसे ही मार्केट में आप लिक्विडिटी डालते हैं, वैसे ही आपकी जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे रन करने लगती है। तो इकोनॉमी कैसे रन करे, इकोनॉमी कैसे फिर से अपनी पुरानी रफ्तार से चले, ये चिंता हमारी थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज जो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया, ठीक है, सुनने में अच्छा लगा, लेकिन उसमें बड़ा हिस्सा इन गरीबों के जेब में जाना चाहिए था, मजदूरों, किसानों के जेब में जाना चाहिए था, ताकि वो लिक्विडिटी क्रिएट कर सके और एक जो व्हील है, जो पहिया है अर्थशास्त्र का, अर्थव्यवस्था का, वो पहिया आगे मूव करे। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह कि ऐसा नहीं हुआ। नरेगा के माध्यम से काम शुरू हुआ है। नरेगा के माध्यम से हम 100 रुपए देते हैं लोगों को, 100 दिन काम देते हैं लोगों को। अब हमें कहें कम से कम 200 दिन काम दीजिए। अगर नरेगा के माध्यम से गाँव में ज्यादा से ज्यादा लोगों के जेब में पैसे जाएगा, तो उससे रूरल इकोनॉमी धीरे धीरे फिर से अपनी स्पीड पकड़ेगी। सिमिलरली जो शहरों में, मुंबई, दिल्ली जैसे शहर है, वहां पर बड़े लेवल पे आपको जो है जो एक माइक्रो, मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होते हैं, वो बड़े पैमाने पर काम करते हैं। जैसे मुंबई में लेदर इंडस्ट्री है, आपको ये बर्तन की इंडस्ट्री है, कपड़े की इंडस्ट्री है, ज्वेलरी की इंडस्ट्री है, ये सब ठप पड़े हैं। और ये छोटे छोटे फैक्ट्रियां, छोटे छोटे कारखानों में 200, 500, 1000, 2000 लोगों को जॉब दिया जाता है। इन फैक्ट्रियों को बूस्ट करने के लिए इन कारखानों के, जैसे सूरत जैसा शहर गुजरात में ले लीजिए आप, तो ऐसे छोटे छोटे कारखाने, जो डायमंड मर्चेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे पॉलिशिंग वगैरह के धंधे में, टेक्सटाइल के धंधे से जुड़े, उनको आपको बूस्ट देना पड़ेगा। उनको जब आप स्टिमुलस देंगे, तब जाके इकोनॉमी रन करेगी। इस पैकेज में, चाहे हम आंकड़ों में जितनी ज्यादा चाहे बहस कर ले, हमने वित्त मंत्री महोदय की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, सुनी है। सच पूछिए तो इस पैकेज में उसके ऊपर ठोस जोर नहीं है। कहने को आप आंकड़े दे सकते हैं, आप अपने तर्क भी दे सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो राहत छोटे बड़े कारखानेदारों को मिलना चाहिए था, या उनके अंदर अचानक जो उत्साह आना चाहिए था, वो उत्साह नहीं दिखा। जो मजदूरों को जो अचानक एक सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। लेकिन सर, जो मजदूर अभी निकल गए हैं अपने वतन में, वो वापस कैसे और कब आएंगे? जैसे आपने ट्वीट किया है कि मजदूर नहीं है, तो बरसात से पहले जो नाले साफ करने चाहिए वो नहीं हुए हैं, एंड वी माइट बी गेट प्रिपेयर्ड फॉर दी अनदर लॉकडाउन जब बारिश आएगी। तो ये मजदूर कैसे वापस आएंगे? ये परिवहन के बारे में आपका क्या ख्याल है सर? देखिए, तुरंत तो ये मजदूर वापस नहीं आएंगे। देखिए, हिंदुस्तान ने आजादी के बाद, आजादी के दरमियान जो विभाजन हुआ था और उसकी जो विभीषिका हम लोगों ने देखी थी, जब लगभग समझ लीजिए कि लगभग 20 मिलियन लोग, लगभग 2 करोड़ लोग एक जगह से दूसरी जगह स्थलांतरित हुए थे, एक जगह दूसरी जगह माइग्रेट किए थे। तो पहली बार वो उतना बड़ा माइग्रेशन तब देश ने देखा था। पिछले 70 सालों में पहली बार, कम से कम हमारे जैसा हम जो जनरेशन, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस में पैदा हुए जनरेशन के लोग हैं, हम लोगों ने पहली बार एक भयंकर रिवर्स माइग्रेशन देखा। हमने ये देखा था कि लोग गांवों से शहरों की तरफ काम करने के लिए आते, धीरे धीरे आते, थोड़े थोड़े में आते, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे, लगभग एक अंदाज है कि 11 करोड़ के आसपास लोग सड़कों पे थे लॉकडाउन पहले और दूसरे चरणों में, जब वो गांव जाने के लिए बेचैन थे। तो लगभग 11 करोड़ लोग अपने अपने तरीके से बेरोजगार हुए, और जिनको मौका मिला गांव गए। कुछ श्रमिक ट्रेन से जा रहा, कोई अपनी साइकिल से जा रहा, कोई ऑटो से जा रहा। तो आपका जो सवाल है कि ये कब आएंगे, तुरंत तो नहीं आएंगे।
सबसे पहले निश्चित तौर पर जाते हैं, उनको गांव में काम मिल जाएगा तो गांव में रुक जाएंगे। शहर में इतना ज्यादा तकलीफ हुई, उनको राशन नहीं मिला, उनको खाना नहीं मिला, उनकी नौकरी चली गई थी, फिर जाने में जो तकलीफ हुई, कोई रास्ते में मर रहा है, कोई ट्रेन के नीचे आके मर रहा है, कोई हाईवे पे एक्सीडेंट में मर रहा है, तो इतना कष्ट, इतनी तकलीफ उठाई है लोगों ने कि मुझे नहीं लगता कि वो तुरंत आएंगे। तुरंत नरेगा के जरिए उनको एक रोजगार मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि गाँव में सब कुछ बहुत बढ़िया है, उनके लिए नौकरी इंतजार कर रही है, उनके लिए पकवान बने पड़े हैं, जी नहीं। गाँव में कष्ट था तभी वो शहर आए थे, लेकिन उस शहर भीख मांगने नहीं आए थे, शहर आपका खाना कटोरी में लेके मांगने नहीं आए थे, वो शहर आए थे मेहनत, मजदूरी, मशक्कत करके 2 रोटी कमाने के लिए। और जब 2 रोटी कमाने का जो साधन था वो हाथ से चला गया, तो शहर में रहने का, शहर के एक रूम में 20-20 लोग जो एक मुर्गी के तड़बे में जिस तरह से लोग रहते हैं, उस तरह से रहने का कोई अर्थ नहीं था, इसलिए चले गए। दूसरा जो चरण आएगा, जब खेतों में जब बुआई का टाइम आएगा, अब बारिश का टाइम आ गया है, हमारे यहाँ धान खेती का काम शुरू हो जाएगा, तो कहीं जाके अक्टूबर नवंबर के आसपास जब खेतों में कामकाज पूरा हो जाएगा, तब जाकर के लोग मूव करना चाहेंगे। और तब अगर शहर में कोरोना का प्रकोप खत्म हो गया, तब एक साथ सब नहीं आएंगे। जो एक सर्वे आया है, जो सर्वे कह सकता हूँ, मतलब रिसर्च आया है, जो अलग अलग इस जगत से, अर्थ जगत से जुड़े जो अलग अलग संस्थाएं जो रिसर्च करती हैं, उनमें से एक रिसर्च ऐसा आया है कि लगभग 60% के आसपास लोग वापस आ सकते हैं, लेकिन तुरंत नहीं, 6 महीने के बाद। करेक्ट। जी, एक बात पूछूं मैं आपसे। हाँ जी। ये बात सही है कि महाराष्ट्र में 3 राजकीय पक्ष ने मिलकर सरकार बनाई है, तो तीनों पक्ष में कुछ न कुछ कम्युनिकेशन गैप है, ये बात सही है? ये तो मैं खुद बोल चुका हूँ, और बहुत जोर से बोल चुका हूँ, बोला था मैंने। तो देखिए क्या था, हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, उनके पास सच पूछिए, वो स्वीकार करे ना स्वीकार करे, शायद वो आहत हो जाएंगे मेरी बातों से या किसी और की बातों से, उनके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक एक्सपीरियंस था वो 0 था। फिर भी 0 होते हुए भी काम शुरू किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। सीखने के लिए आपको अपना माइंड ओपन रखना है। और अचानक मुख्यमंत्री बने और 2-4 महीने के अंदर ही इतना बड़ा संकट आ गया। जब इतना बड़ा संकट आया, तो बाकी सहयोगी दलों के लोगों को साथ में लेकर के सरकार चलाने और जो राहत के कार्य चलाने, या जो श्रमिक जो माइग्रेंट लेबर्स थे उनको राहत देने, या फिर घर घर में, या फिर कोरोना का इलाज करने, या फिर बेडों का इस्तेमाल करने, इस सारे काम के ऊपर जो एक पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव अभियान चलाना चाहिए था, वो दुर्भाग्यवश नहीं हुआ। उन्होंने पूरी तरह से अफसरों पे एक डिपेंडेंस दिखा दी। जो पुराने ब्यूरोक्रेट्स थे, उनके भरोसे सब कुछ छोड़ दिया। अब ब्यूरोक्रेट्स कभी इस बात की चिंता नहीं करते कि हम जो कर रहे हैं उसमें संवेदनशीलता की कितनी जगह है। ब्यूरोक्रेट्स कानून, नियम और कायदे के हिसाब से चलते हैं। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस काम से सरकार बदनाम होगी या सामान्य नागरिकों को राहत मिलेगी। वो जो कानून है, कानून के हिसाब से चलते हैं। और उन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, जो बाबुओं के ऊपर जो भरोसा किया गया, उसकी वजह से 2 महीना एकदम से त्राहिमाम की स्थिति। 2-3 उदाहरण दूंगा मैं आपको। जैसे जो माइग्रेंट लेबर्स थे, उनको गांव भेजने का प्रश्न था। तो पहले दिन से मेरे जैसा व्यक्ति खुद कह रहा है कि इनको गांव भेजिए। मुख्यमंत्री ने जिद की या उनके अफसरों ने कहा नहीं हम सबको खिलाएंगे। सबको खिला नहीं पाए। इसलिए नहीं खिला पाए कि आपको पता ही नहीं कि कितने लोग हैं मुंबई में। आपके पास कोई डेटा नहीं है, किन गली में, किन झोपड़पट्टी में कितने बड़े पैमाने पे लोग रहते हैं, उस तक आप पहुंच ही नहीं सकते हैं। उनका कंस्ट्रक्शन का कंपनी बंद, उनका छोटे छोटे कारखाने सब बंद। एक दड़बे में 20 लोग रहते थे, सुबह काम पे निकलते थे, रात को आके सोते थे, फिर सुबह निकल जाते थे। अब दिन भर वहां बैठे हैं, राशन कार्ड उनके पास नहीं है, राशन नहीं मिलता, उन तक आप खाना नहीं पहुंचा पा रहे, उनको गांव जाने का इंतजाम नहीं। लगभग 2 लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने फैसला किया कि ठीक है, इनको भेज सकते हैं। जब भेजने का फैसला हुआ, तब वो कैसे भेजें? पूरा ट्रेन दीजिए। हमने कहा जब ट्रेन शुरू होगी तब शुरू, कम से कम अपनी बसों से भेजो। बस से नहीं भेज रहे थे। जब ट्रेन में सरकार ने कहा ठीक हम ट्रेन शुरू करते हैं, तो भाड़े का प्रश्न उठा। भाड़ा कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम 85% हम शेयर करेंगे, 15% राज्य सरकारें शेयर करें। तो हमारी राज्य सरकार ने कहा आप 100% दीजिए। आखिरकार कुछ नहीं आया। 10 दिन बाद जाके मुख्यमंत्री अनाउंस करते हैं कि अब यहाँ से मुंबई से जितने भी माइग्रेंट लेबर्स को भेजना होता, सबका भाड़ा हम देंगे। उसको एग्जीक्यूट करते करते 5 दिन और निकल गए, यानी 15 दिन और बर्बाद हो गए। और इस दरमियान लोगों में इतना पेशेंस नहीं था। कोई साइकिल से जा रहा, कोई ऑटो से जा रहा, कोई ट्रक से चढ़ के जा रहा है, कोई हॉट मिक्सिंग प्लांट के अंदर घुस के जा रहा है। आपने देखा होगा वो सब तस्वीरें। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप हुए। निर्णयों को लेने में बहुत देर सवेर हुआ, लेट लतीफी थी, और कई बार अच्छे निर्णय नहीं लिए गए। बाद में याद दिलाया गया, उस निर्णय को बदला गया। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कह सकता हूं मैं कि एक कहीं ना कहीं कमी दिखी, और उसकी सजा सबने भोगी। कोरोना के मजदूर ने भी भोगी, अरे कोरोना के मरीज ने भी भोगी, एक माइग्रेंट लेबर ने भी भोगी, एक अमीर ने भी भोगा, गरीब भी भोगे।
हर तरह के लोग भोगे आखिरकार। सर आप फील्ड पर भी गए होंगे। जी अमित जी, एक सवाल है, क्या आप मानते हैं कि महाराष्ट्र में माइग्रेंट लेबर को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हुई है? मैं संजय जी ने जो अभी बातें कही, मैं इससे ज्यादा उनसे एग्री नहीं कर सकता हूं इन बातों में। उन्होंने सारी चीजें बहुत ही विस्तृत रूप में, बहुत ही अच्छे तरीके से लॉजिकली रखी है, और मैं 100% उनके साथ में एग्री करता हूं कि माइग्रेंट लेबर को महाराष्ट्र में जिस प्रकार से तकलीफ हुई, शुरुआत में मैंने आपको बताया कि हमने ये मांग की थी कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं भी है उन्हें भी राशन मिलना चाहिए। जिसके पास राशन कार्ड है उसे ही राशन नहीं मिला, तो जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसे कहां से मिलेगा? और इसीलिए संजय ने सही कहा, ब्यूरोक्रेट्स ने पहले एडवाइस किया कि हम इन्हें यहाँ पर बैठा कर खिलाएंगे। एनसी में बहुत बड़े फैनफेयर के साथ कैंप लगाया गया। दुर्भाग्यवश उस कैंप के वहां पर कोई भी नहीं था, क्योंकि कोई मीरा रोड में है, कोई नवी मुंबई में है, कोई ठाणा में है, कोई कल्याण में है, डोंबिवली में। इन सारे लोगों का गोरेगांव लेकर कैसे आओगे लॉकडाउन में? और इसीलिए जो जहां पर था उसे वहीं पर राशन देने की जरूरत थी, जो नहीं किया गया। इसीलिए लोग बहुत अस्वस्थ हो गए, और अस्वस्थ होने के बाद में इन्हें जब भी मई में ये निर्णय किया गया कि अभी इन्हें माइग्रेंट लेबर को अपने गांव में फिर से भेजना चाहिए, उसके प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में इतने फ्लॉज हो गए कि भाड़ा देगा, कौन ट्रेन देगा, ये ट्रेन नहीं दे रहा है। आपको मैं बताता हूं कि 1 मई से लेकर 27 मई तक 3700 ट्रेन में 40 से 45 लाख से ज्यादा मजदूरों को या अपने गांव में पहुंचाने का काम रेल मंत्रालय ने किया। पूरे देश में रेल मंत्रालय को किसी भी राज्य में कहीं पर भी कोऑर्डिनेशन की तकलीफ नहीं हुई, लेकिन महाराष्ट्र में रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र शासन इस प्रकार से लॉगर हेड्स पे एक दूसरे के साथ लगे हुए थे, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था। उसका मुख्यतः कारण यह था कि लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी की वजह से महाराष्ट्र की सरकार जो डेटा कलेक्शन है और डेटा इंप्लीमेंटेशन माइग्रेंट लेबर्स का, वो अच्छी तरह से कर नहीं सकी। बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेन यहां पर आकर खड़ी थी, लेकिन उस ट्रेन को बोर्ड करने के लिए लेबर नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि कितने बजे ट्रेन कहां से निकलेगी, कौन से स्टेशन से निकलेगी, कहां जाएगी, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। तो डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द ग्राउंड लेवल ये सरकार वहां पर कर नहीं सकी, और इसीलिए सबसे ज्यादा तकलीफ माइग्रेंट लेबर ही नहीं, माइग्रेंट लेबर को भी तकलीफ हुई, मरीजों को भी तकलीफ हुई, पेशेंट को भी तकलीफ हुई, अमीरों को भी हुई, गरीबों को भी हुई। अमीरों को इसलिए तकलीफ हुई कि बैड हॉस्पिटल मैनेजमेंट की वजह से मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जिनके पास हॉस्पिटल का फीस भरने की, लेकिन वो बेड नहीं है, इसीलिए एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल यहां से वहां भटक रहे हैं। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि हॉस्पिटल मैनेजमेंट नहीं था। तो लोग है, पैसा है, लेकिन हॉस्पिटल में दाखिला नहीं मिल रहा है। गरीबों की तो बात ही दूर, गरीब तो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल घूम रहा है। कितने सारे लोगों की तो दुर्भाग्यवश किसी की रिक्शा में, किसी के रास्ते के ऊपर मृत्यु भी हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे ऑन द होल जो समाज के सब वर्ग है, वो समाज के सभी वर्गों को पिछले 2-2.5 महीनों में महाराष्ट्र और मुंबई शहर में बहुत बड़ी तकलीफ हुई है। आई कैनॉट एग्री मोर विद संजय जी ऑन दिस इश्यू। संजय जी, आपने ऐसा ट्वीट, संजय जी, सरकार को पता था कि धारावी की हालत क्या है, पहले से पता था। करेक्ट। तो कोरोना की महामारी आने के बाद बहुत टाइम के बाद उन्होंने धारावी की तरफ ध्यान दिया। अगर पहले देते तो धारावी में शायद इतने बड़े केस नहीं होते। हाँ, धारावी एक बहुत बड़ी चुनौती थी प्रशासन के सामने, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। मैं धारावी पे आने से पहले एक बात जो अमित भाई कह रहे थे उससे मैं जोड़ देता हूं। सच पूछिए तो जो हमारा माइग्रेंट लेबर वर्ग था उसको सिर्फ महाराष्ट्र में तकलीफ हुई ऐसा नहीं, पूरे देश में तकलीफ हुई। पूरे देश की जो व्यवस्था थी, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हुआ है इन गरीबों को राहत देने में, इन गरीबों का दुख समझ के उनके दुख को दूर करने में। अब चाहे मध्य प्रदेश हो या कर्नाटक हो या फिर राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, छोटे राज्य हो बड़े राज्य हो, सब जगह देखा गया कि श्रमिकों को, खासकर जो माइग्रेंट श्रमिक थे जो अपने गांव लौटना चाहते थे, पंजाब हो या हरियाणा हो, इन राज्यों में तमाम जगह पे श्रमिकों को बड़ी तकलीफ हुई है। और उस तकलीफ के लिए
ये देश हमको माफ नहीं करेगा। इसमें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मैं दोष नहीं देना चाहता हूं, किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं देना चाहता हूं। पूरा हमारा सिस्टम शायद इतने बड़े संकट के लिए तैयार नहीं था। ये इतना अप्रत्याशित किस्म का रिवर्स माइग्रेशन था। ये इतना बड़ा रिवर्स माइग्रेशन होगा और इससे इतनी बड़ी दुर्गम परिस्थिति तैयार हो जाएगी और इससे निपटने के लिए हमारे पास कोई अरेंजमेंट नहीं है। शायद मुझे लगता है कि सिस्टम में ये खामी थी और ये खामी पिछले 2-2.5 महीने में बहुत खुल करके चारों तरफ दिखी है, पूरे देश में दिखी। रह बात धारावी की, तो हमको धारावी में ये शुरू होने से पहले एक ही चिंता थी कि कम्युनिटी स्प्रेड ना हो। तो जो लोग पहले आए थे वो ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग थे, तो उनको क्वारंटाइन करके उनको इलाज करने का एक काम हो रहा था। उसमें सबसे पहले वर्ली ने पकड़ा। वर्ली में क्या हुआ कि वर्ली में कोई ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग नहीं थे। कोई किसी दुकान में काम कर रहे हैं, कोई पुलिस स्टेशन में काम कर रहे थे, या कोई एयरपोर्ट पे थे या रेलवे स्टेशन पे थे। ऐसे लोग जो वर्ली में रहते हैं उनसे वो बस्ती में बसे। उसी तरीके से धारावी में भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री वाली बात नहीं थी, लेकिन धारावी में चेक करने का काम, स्क्रीनिंग के जरिए इस कोरोना के प्रसार को चेक करने का काम आसानी से किया जा सकता था। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि नहीं कर पाए। जब अखबारों में शुरू में खूब छप रहा था कि धारावी में बीएमसी की तरफ से रेगुलर स्क्रीनिंग हो रही है, रोज 150-200 लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है, तब मैंने अपने कॉर्पोरेटर को वहां फोन किया कि धारावी में स्क्रीनिंग कैसी चल रही है। बोला सिर्फ अखबारों में चल रहा है, सच पूछिए तो कोई स्क्रीनिंग नहीं हो रही है। अगर बीएमसी, जिसके पास हेल्थ सेक्टर है, प्राइमरी हेल्थ सेक्टर है मुंबई में, अगर उसमें और उसमें काम करने वाले लोगों ने बेहतर ढंग से प्रारंभ में ही स्क्रीनिंग किया होता और छांट करके जिनको थोड़ी सी भी कोरोना पॉजिटिव होने का जिसके ऊपर सस्पिशन हो उसको लेकर के किनारे करते, तो धारावी में इतना पूरी तरह से नहीं फैलता। आज जो सिचुएशन है हमारे कंट्रोल से निकल चुका है। मुंबई में तमाम झोपड़पट्टियां जो हैं, हर झोपड़पट्टी में कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है और बड़े पैमाने पे हुआ है। मुंबई इस समय पूरे देश में लगभग 20% या 25% के आसपास कोरोना पॉजिटिव का एक सेंटर बन गया है। पूरे महाराष्ट्र में हालात ये हैं कि अगर पूरे महाराष्ट्र के आप कोरोना पॉजिटिव की संख्या देखें, उसका 65% कोरोना पॉजिटिव सिर्फ मुंबई में है। इस समय 25,000 से ज्यादा एक्टिव कोरोना पेशेंट्स हैं। ये 25,000 सबके सब ठीक होंगे और ये 25,000 से जुड़े कौन कौन से लोग होंगे जो एक्टिव हैं, पैसिव हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक है या सिम्प्टोमेटिक है, नोबडी नोज इट। आज मैं सुबह देख रहा था कि कोई शायद WHO ने कहा है कि आने वाले मतलब 2020 के अंत तक शायद पूरे देश में 67 करोड़ कोरोना पॉजिटिव होंगे। मुंबई के बारे में कल परसों किसी का एक बड़े विशेषज्ञ का बयान आ रहा था कि मुंबई में अकेले 5 लाख 6 लाख के आसपास लोग हो सकते हैं। तो आज तो हम कोरोना के संक्रमण के प्रचार प्रसार के हिसाब से कहीं नहीं है, अब तो बहुत नीचे है, अभी तो पीक आया नहीं है। इस पीक को रोका जा सकता था अगर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं होता। अगर हमने सही टाइम पे लोगों को बेड उपलब्ध किया होता, स्क्रीनिंग की होती, उनका इलाज किया होता। अब बार बार ये कहा जाता है कि कोरोना का कोई वैक्सीन है, कोई इलाज नहीं, मैं मानता हूं, लेकिन हमारे देश में आज भी बहुत सारी दवाएं ऐसी अवेलेबल हैं जो लोगों की इम्यूनिटी बढ़ा सकती थी। आयुष मंत्रालय ने बहुत सारी दवाएं बताई, होम्योपैथिक के बहुत सारी दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल करके आप कोरोना को मात दे सकते थे। तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ तभी देश के नागरिकों को, कुछ नहीं तो मुंबई के नागरिकों को घर घर में जो हमारी आरोग्य सेविकाएं हैं महानगर पालिका की हजारों की संख्या में, उनके जरिए घर घर में वो दवाएं भिजवाई जा सकती है। कम से कम ये लीजिए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, क्योंकि एक बार लॉकडाउन खत्म हुआ तो लोग बाहर निकलेंगे तो इतनी इम्यूनिटी उनकी हाई होनी चाहिए कि कोरोना का असर उन पर न पड़ सके। अब जाके ICMR ने कहा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल हो सकता है कोरोना को रोकने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के संदर्भ में। अब जाके कहा गया जब लगभग 50-60 दिन के बाद। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश में जो हेल्थ से जुड़े जो एक्सपर्ट हैं वो भी फेल हो गए। वो भी जो होता है ना कि राइज टू द ओकेजन, वो भी समझ ही नहीं पाए ओकेजन। अंत में एक सवाल, टाइम खत्म हो रहा है, अंत में एक सवाल, लॉकडाउन 5 के बारे में आपका क्या ख्याल है? लॉकडाउन 5 देखिए, मैं तो इससे पहले भी ट्वीट कर चुका, आप मुझे अगर ट्वीट पे फॉलो करते होंगे तो देखा होगा आपने। मैंने कहा कि देखो, बार बार लॉकडाउन करना कोई बहुत बड़ा न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं है। मैं लॉकडाउन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आप लगभग 2.5 महीने का लॉकडाउन करने के बाद भी अगर कोरोना का विकास होता जा रहा है, प्रसार होता जा रहा है, तो 5वें लॉकडाउन से रुकेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। तो क्या करना चाहिए, जो हॉटस्पॉट्स हैं उनका कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दीजिए और आप अनाउंस करिए कि अब लॉकडाउन हम नहीं कर रहे। देखो, लॉकडाउन एक निगेटिव टर्म बन गया है, लोगों के लिए डिप्रेशन का कारण बन गया है।
लोग 2.5 महीने से घर में, मतलब लॉकडाउन मतलब घर में रहना है, इस डिप्रेशन से उनको निकालने के लिए उनको राहत देना पड़ेगा कि सर अब हम लॉकडाउन खत्म कर रहे हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर एरिया है जहां पर कोई जा नहीं सकता और उस एरिया से कोई बाहर निकल के आ नहीं सकता। तब जाके शायद इस लॉकडाउन का एक दूसरा जो रूप होगा, एक दूसरे अवतार से हम कोरोना को रोक पाने में कामयाब हो पाएंगे और हमारी अर्थव्यवस्था भी चलेगी और लोगों को भी थोड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि अभी हालात ऐसे हैं कि अभी कोरोना के साथ जीने के तरीके हमें ढूंढना पड़ेगा। और जैसे आप दोनों महानुभावों ने कहा कि आप अपने अपने विस्तार में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने तरीके से काफी कुछ काम कर रहे हैं, सब लोग आगे आ रहे हैं, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। तो ये कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और आगे भी बहुत कुछ सीखना है। हम आशा करते हैं कि मैं एक बात जोड़ दूं, मुंबई के जो सर्वसामान्य नागरिक और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो धार्मिक संस्थाएं चलाने वाले लोग हैं, चाहे मंदिर चलाते हो, गुरुद्वारा चलाते हो, मस्जिद चलाते हो, मदरसा चलाते हो या छोटे छोटे एनजीओ चलाते हैं, उन सबको आपके इस चैनल के माध्यम से सलाम करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ। यस सर। जब मुंबई पर संकट आया है, सरकारें बाद में आई है, भले ये लोग मिले, सामाजिक राजनीतिक तौर पर सक्रिय जो कार्यकर्ता है ना, इस कोरोना में भी जबरदस्त तरीके से बगैर इस बात का ख्याल रखे कि मुझे कोरोना हो सकता है, मर सकता हूं, लोग निकले। गुरुद्वारों में जो रेगुलर लंगर चला, जो इस्कॉन जैसे मंदिरों से जो नियमित तौर पर खाना पहुंचाया गया लोगों को, जो मदरसों मस्जिदों के बाहर जो लोग लग करके कभी खाना बना रहे हैं, पका रहे हैं, भेज रहे हैं, संस्थाएं जिस तरीके से काम कर लेके, कोई कुत्तों को खिला रहा है, कोई इंसानों को खिला रहा है, कोई गलियों में खिला रहा है, कोई चावल बांट रहा है, हमने भी चावल बांटा और कोई कोई मेहरबानी नहीं की। हमने सोचा ये समय की मांग है, हमको उतर करके लोगों के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। तो ये जो मुंबई के नागरिक अक्सर संकट के समय, कभी बारिश होती है, कभी ब्लास्ट होता है, कभी दंगे फसाद होते हैं, वो जो निकलते हैं ना, वो जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है मुंबई के लोगों की, मैं उसको सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपके माध्यम से। यस, हम भी ये जो मानवता सभी संस्थाएं और लोगों में जागृत हुई है, डॉक्टर से लेकर पुलिस से लेकर सभी कोरोना वॉरियर्स ने जो काम किया है, वो सबको हम भी सोहम चैनल की ओर से सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और हम आशा करते हैं कि हम जल्दी से इस महामारी से बाहर आए, जल्दी से उसकी वैक्सीनेशन मिल जाए या उनसे जंग खेलने का हमें रास्ता धीरे धीरे हम सीखकर उसके साथ जीना सीख जाएं। आप दोनों महानुभाव विशेष समय निकालकर अपनी व्यस्तता से इस चर्चा के लिए उपस्थित रहे और काफी सारी जानकारी दी, अपने मंतव्य दिए, इसलिए आप दोनों महानुभावों का हम तहे दिल से शुक्रिया गुजार करते हैं, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का दिशा निर्देश: कोरोना वायरस से संक्रमण के खतरे को कम करें, साबुन और पानी से हाथ साफ करें, छींकते वक्त नाक और मुंह ढकें, सर्दी या फ्लू से संक्रमित लोगों के पास जाने से बचें।